नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है हाँ, आपका। नमस्कार मैम। मैं अपने दर्शकों को बता दूँ कि आज पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर पर बात करने के लिए मेरे साथ पंजाब के एक्स डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय जी हैं। सर, ये बताइए कि अभी जिस तरह की खबरें आ रही हैं पंजाब में बीजेपी के एक नेता के घर पर ग्रेनेड से हमला हो जाता है जालंधर में, तो लॉ एंड ऑर्डर तो ऐसा लग रहा है कि पंजाब में बिल्कुल फेल हो चुकी है, क्योंकि एक आंकड़ा कहता है कि आम आदमी पार्टी सरकार में 14 बार ग्रेनेड से हमले हुए अलग-अलग जगहों पर। ये बात आपकी ठीक है मैम। सबसे पहले धन्यवाद मेरे को इस अपने शो पे लाने के लिए, मुझे मौका देने के लिए। ये बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत डिस्टर्बिंग है। बहुत मुश्किल से पंजाब में आतंकवाद के बाद, खालिस्तान मूवमेंट जो टेररिज्म था, उसके बाद शांति और अमन बहुत भारी और महंगा पड़ा था। बहुत कुर्बानियाँ दी पंजाब पुलिस ने और शायद ही एक ये नमूना है जहाँ पे भी इस चीज़ को पूरी तरीके से नियंत्रण में लाया गया था। अब दोबारा से ये चीज़ जो आ रहा है ये बहुत ही एक चिंता का विषय है और हम सभी इसके बारे में सोच रहे हैं और इस पे तुरंत सरकार को और पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए नियंत्रण में लाने के लिए। सर, आपने 2021-22 में आप पंजाब के डीजीपी थे, भले ही बहुत कम अरसे के लिए रहे, लेकिन उससे पहले आप बहुत अहम ओहदों पर रहे हैं। आप लुधियाना के एसएसपी रहे, आप फिरोजपुर में भी रहे। तो आपको पिछले 3 साल में, जब से आम आदमी पार्टी सरकार आई है, उससे और उससे पहले जो कांग्रेस की सरकारें थी, उनके दौरान में लॉ एंड ऑर्डर किस तरह का रहा? क्या फर्क महसूस करते हैं आप? मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा क्योंकि अब टाइम है खुल के बोलने के लिए। ये किसी एक का नहीं है, ये एक डाउन स्लाइड है, जैसे कि पहाड़ से आप नीचे गिरते चले जाते हैं। ये कानून का जो व्यवस्था है, जो हालात हैं, ये बिगड़ते चले गए हैं और ये कोई 3 साल में नहीं, ये 10 साल में नहीं, ये पिछले आप समझ लीजिए 15-20 साल में ये चीज़ हुआ है और ये सिस्टमिक फेलियर है। कई चीज़ों के गिरावट, जो सोच की गिरावट है, जो सिस्टम्स की गिरावट है, जो वैल्यू सिस्टम्स हैं, जिस करके पंजाब पुलिस में और अमन शांति में इस तरह का चिंता का विषय आया है क्योंकि जिस तरह पुलिस चलनी चाहिए, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर रहना चाहिए, वो नहीं है। जो मेरिट, कई चीज़ें इसमें कुछ पिलर्स हैं, आप समझिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, अमन शांति को कायम रखने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे आप कोई मकान इमारत बनाते हैं, सबसे पहले आपको फाउंडेशन, आप नींव रखते हैं। नींव गहरी और अच्छी और पक्की बननी चाहिए। जहाँ आपने नींव कच्ची कर दी, हल्का सा कोई भूकंप आया, कुछ आया, वो इमारत टूट जाएगा। अगर आपने उसमें लोहा सरिया, जो पिलर्स हैं, खंबे हैं, वो ठीक नहीं बनाए तो वो इमारत फिर से टूट जाएगी। उसी तरह सीमेंट के साथ आपने सही रेता, सही तरीके से पानी छिड़काना, इंजीनियर इस बारे बोल सकेंगे सही। हर चीज़ में, हर सिस्टम में इस तरह की एक सपोर्ट, एक बैलेंस, एक स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि बहुत हेविली कॉम्प्रोमाइज रही हैं फॉर शॉर्ट टर्म गोल्स। जो पॉलिटिकल, सक्सेसिव पॉलिटिकल रिजीम्स, इसमें हम किसी को ज़्यादा, किसी को कम, किसी को बख्श नहीं सकते हैं। ये जिम्मेवारी है। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और यहाँ अमन शांति अगर ना रहे और अगर कॉम्प्रोमाइज और इस तरह की घटनाएं होनी शुरू हो जाएं तो देश को खतरा। इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर नेशनल सिक्योरिटी, फॉर मल्टीपल, दिस इज अ बॉर्डर स्टेट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉर्डर स्टेट। आप हजारों सालों से देखें इतिहास में, यहीं से जितने भी इन्वेजन्स हुए हैं, महमूद घोरी, गजनी, आप जब से ले लें, सभी यहीं से, तैमूर लेन, चिंगिस खान, सभी यहीं से आए हैं। तो आज भी वही है। दिस इज द एरिया थ्रू विच हर जगह से घुसपैठ होती है। यहाँ पे आज भी जो स्मगलिंग हो रही है, जो ड्रग्स आ रहे हैं, सारे इसी जगह से आ रहे हैं। तो इसको कायम रखना बहुत ज़रूरी है, अमन शांति को। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये जो स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जी। इमारत की ज़रूरतें हैं, जो खंबे हैं, जो नींव है, इसको कॉम्प्रोमाइज किया गया है। सिर्फ 3 साल में नहीं, पिछले 15-20 साल में देश को सफ़र करना पड़ता है, देश को और जनता को भी सफ़र करना पड़ता है।
सर तो जैसे आम आदमी पार्टी जब आई थी तब वो बड़े बड़े दावे करके आए थे, हम 3 महीने के अंदर पंजाब को नशा मुक्त बना देंगे। 3 साल बाद अब 1 महीने से पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ ड्राइव चल रहा है। अब बुलडोजर चलाए जा रहे हैं ड्रग माफिया के घर पर, इतनी एफआईआर हो गई, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं अरविंद केजरीवाल भी और भगवंत मान भी। क्या सच में ड्रग्स जैसी चीज को 30 दिन के अंदर नेस्त नाबूद किया जा सकता है? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने तो एक एसआईटी की अगुवाई की है जब आपने भी एक ऑपरेशन चलाया था ड्रग्स के खिलाफ। अंजू जी, इसमें सबसे जरूरी है कि आपको सिंसियरिटी चाहिए ऑब्जेक्टिव में, दिखावा नहीं, सुपरफिशियलिटी नहीं। तो ऐसे ही कैप्टन अमरिंदर ने कहा था मैं 3-4 महीने में इनका रीढ़ की हड्डी तोड़ दूंगा, गुटखा साहब पे कसम लिया है, सबको पता है इस बात का, ये वीडियोस हैं। तो ओपनली पब्लिक कॉन्फ्रेंस में कहा था इन्होंने, श्री मुक्तसर साहब ने। सो उसी तरह आम आदमी पार्टी ने कहा, पर ये लगता है ये सारे पॉलिटिकल स्टंट्स हैं। अगर आपने गहराई में जाना है, क्योंकि ये बहुत हमारे नींव में घुस चुका है, ये नशा एक एडिक्शन तो है जहां तक जो एडिक्ट्स हैं उनके लिए, पर जो पूरे सिस्टम में फैल गया है ये ग्रीड के वजह से है कि हर एक को पैसा और ज़्यादा चाहिए, पावर और पैसा। ये जो ग्रीड है, क्योंकि नशे से, नशे की जो ड्रग ट्रैफिकिंग है, इससे बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है सबको और पूरे सिस्टम में। 2017 में जो एनसीबी के रिकॉर्ड हैं उसके मुताबिक पंजाब में अकेले 40,000 करोड़ का टर्नओवर था। आज वो मेरे ख्याल, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, पर शायद लाख करोड़ के आसपास होगा साल का जो टर्नओवर है। तो इतना पैसा सिस्टम में घूम रहा है। तो इसमें पॉलिटिशियन भी खरीदे जाते हैं, पुलिस अफसर भी खरीदे जाते हैं, ब्यूरोक्रेट भी खरीदे जाते हैं, जुडिशरी भी खरीदी जाती है, मीडिया वाले भी खरीदे जाते हैं, और ये सारी इकट्ठे होकर काम करते हैं। और इससे क्या हो रहा है कि सिस्टम टूटता जा रहा है। तो इसको अगर हम कहें ऊपर ऊपर से हम कुछ थोड़े बहुत छोटे मोटे ड्रग पेडलर्स को पकड़ लें, कुछ ड्रग एडिक्ट्स को पकड़ लें और बुलडोजर चला लें, ऐसा नहीं होता है। हमारे एसआईटी ने रिपोर्ट्स बनाई थी, जो कि हाई कोर्ट से नियुक्त किया गया था हमारे एसआईटी को 2017 में, और 2018 में हमने रिपोर्ट्स दी थी। तो 3 रिपोर्ट्स खुल चुकी हैं। तो उसमें अभी कार्रवाई चल रही है, पर कुछ दिख नहीं रहा है उसमें। हो सकता है कार्रवाई हो रही हो, क्योंकि उसमें जो पुलिस अफसर इन्वॉल्व थे वो भगौड़े हो गए, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो गए, और उनकी उनकी उनके बारे में सारा रिकॉर्ड है कि उन्होंने किस तरह से कहाँ बैंकों में पैसा रखा, बाहर पैसा रखा, जो प्रॉपर्टीज़ खरीदी बेनामी, नाजायज़, सब कुछ, उस सब चीज़ का एविडेंस है। और किस तरीके उन्होंने एनडीपीएस एक्ट का दुर्वरतों करके ड्रग्स को आने दिया, चलने दिया, फैलने दिया, और किस तरह सिस्टम को टोटली कॉम्प्रोमाइज किया। और ये सिर्फ एक ही वर्टिकल था, इसकी और ज़्यादा छानबीन की ज़रूरत है और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है गहराई में और कार्रवाई, क्योंकि इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, बड़े लेवल के लोग इन्वॉल्व हैं। ये नहीं कि बड़े लेवल के लोग खुद बेच रहे हैं, पर उनकी छत्र छाया में ये काम होता है, उनके प्रोटेक्शन से ये काम होता है। कई लोग कहते हैं जी हम तो नहीं बेच रहे हैं, आप बेच नहीं रहे हो, पर जो बेच रहे हैं उनको आप शय दे रहे हैं, उनको आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और जो लोग प्रोटेक्शन दे रहे हैं वो बहुत ही पावरफुल हैं। आप सोच लीजिए, जो बड़े बड़े मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, कई जज साहबान हैं, टॉप लेवल के पुलिस अफसर हैं, टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट्स हैं, एडिटर लेवल के मीडिया वाले हैं, ये लोग सब जब इन्वॉल्व होते हैं तो छोटे मोटे ना कोई पुलिस अफसर ना कोई और काम करेगा, ना कोई हिम्मत करेगा। कोई करता है तो उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाती है। तो मैसेज कुछ और ही जा रहा है कि आप गो विद द फ्लो, भाई पैसा इसमें आता है, आराम से चलते रहो, पैसा कमाते रहो। कोई ये देख नहीं रहा है कि हम सुसाइड, हम अपनी जो अगली आने वाली नस्ल पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं। कोई ये नहीं देखता है। दिस इज लीडिंग टू सुसाइड। तो इट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। जैसे अभी खबरें चल रही थी, अकाली दल के जो नेता हैं, मंत्री भी हुआ करते थे, विक्रम सिंह मजीठिया, 2022 में शायद उनके खिलाफ केस दर्ज किया था उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने। अभी उनकी सिक्योरिटी हटाई गई है, बड़ी हाय तौबा मची हुई है। फिर उनसे जो एसआईटी उनसे जुड़े हुए मामले की छानबीन कर रही थी, उसमें चीफ को भी बदला गया है। तो ये इतने साल से मामला चला ही आ रहा है। सर, ये जो ड्रग्स से जुड़े हुए मामले होते हैं, ये तेज रफ्तार से क्यों नहीं चलते हैं? फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनकी सुनवाई क्यों नहीं होती है?
इसकी बहुत ज़रूरत है मैम, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, बल्कि हमारी जो रिपोर्टें थीं एसआईटी की जो हाई कोर्ट ने बिठाई थी, आपको सुन के हैरानी होगी कि 5 साल तक वो रिपोर्टें नहीं खोली गई। अब ये मसला तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देखना चाहिए। मैं बेनती करूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि इट इज़ अ मैटर ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, नेशनल सिक्योरिटी। ये तो सीजेआई साहब को, द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको देखना चाहिए कि ऐसे क्या हालात हुए कि 5 साल जो रिपोर्ट मांगी गई, जो एसआईटी गठित की गई हाई कोर्ट द्वारा, वो 5 साल क्यों नहीं खोली गई? और 5 साल बाद जब खोली गई, जब पब्लिक ने शोर मचाया, तो तुरंत जो अफसर साहबान थे जो इसमें इन्वॉल्व थे, वो भाग गए और किसी ने पकड़ा नहीं उनको, आज तक नहीं पकड़े गए। ऐसे क्या हालात हैं कि 5 साल तक वो बड़े बड़े ओहदे पे अपने ड्यूटी निभाते रहे, पता नहीं क्या क्या करते रहे, और 5 साल बाद वो अचानक गायब हो गए। और वो रिपोर्टें 5 साल तक खुली क्यों नहीं? ये सीधी एक बहुत शक पैदा करती है टॉप जुडिशरी के तरफ। अब आपने देखा है दिल्ली में हाल ही में क्या हुआ है, बहुत शर्मनाक एक चीज़ है। क्या सच्चाई है हमें नहीं पता, क्या सच है क्या झूठ है, बट ज़रूर एक पब्लिक के निगाह में एक शंका पैदा करती है। तो उसी शक की नज़र से हम देखें तो पंजाब में 5 साल ये रिपोर्टें बंद क्यों रही? और अगर वो रिपोर्टें गलत थी तो फिर क्यों वो अफसर अचानक डिसमिस किए गए और वो भाग क्यों गए अफसर, अगर वो रिपोर्टें झूठती थी? और उन रिपोर्टें पे कार्रवाई क्या हुई? आज हम कह रहे हैं कि हम शुरू कर रहे हैं, आप शुरू क्या कर रहे हैं? रिपोर्टें तो पड़ी हैं 8 साल से, 2018 से रिपोर्टें पड़ी हैं, 7-8 साल हो गए, उन पे आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? उसपे सब कुछ लिखा हुआ है, बहुत कुछ लिखा हुआ है। अब आप नए सिरे से काम क्या कर रहे हैं? नए सिरे से कुछ करने की जरूरत नहीं है। बात यह है कि सच्चाई और लगन के साथ, सही तरीके से साथ, हिम्मत के साथ गहराई में जाना जरूरी है। ऊपर ऊपर की कार्रवाई की जरूरत नहीं है। सर, विक्रम सिंह मजीठिया का क्या मामला है? क्योंकि मुझे याद है कि जब 2017 में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती थी, तो अरविंद केजरीवाल ने अपनी रैलियों में उन पर आरोप लगाए थे ड्रग माफिया के साथ सांठ-गांठ के। हालांकि बाद में अरविंद केजरीवाल ने माफी भी मांग ली थी उनसे लिखित में। लेकिन अब वही मामला फिर उछल रहा है ना कि उनकी सिक्योरिटी इसीलिए हटाई गई है कि उनके घर में सर्च वारंट के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया है। तो आपने तो बहुत ज्यादा इस फील्ड में काम किया है, ड्रग माफिया को बहुत अंदर तक आप जानते हैं, कौन कौन इन्वॉल्व रहे हैं, ये केस क्या है? मैम, जो विक्रम मजीठिया का जो केस है, अब एक एसआईटी उसको, उसकी छानबीन कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है एसआईटी। इसकी एसआईटी के जो डिटेल्स हैं, जो खोज जो भी कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, वो जल्दी सामने आ जाएगी। पर क्योंकि मैंने ही ये केस रजिस्टर किया था दिसंबर 2021 में, जब मैं डीजीपी था 2021 में, तो इसमें बहुत से सामने आए थे जिस करके ये पर्चा दर्ज किया गया। और अजीब बात है कि इनको जेड कैटेगरी सिक्योरिटी आज तक दी क्यों गई, इसकी ज़रूरत क्या महसूस हुई, मुझे नहीं पता। इसकी शायद ज़रूरत नहीं थी, पर ये सरकार के हाथ में है। तो मैं पॉलिटिक्स में या पॉलिटिकल वेंजेंस से इन चीज़ों में नहीं जाऊंगा, पर इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्स, क्योंकि मैंने वो पर्चा दर्ज किया था, मुझे पता है जो ईडी की रिपोर्ट थी और हमारी एसटीएफ की रिपोर्ट थी, उसके बेसिस पे जो फैक्ट्स थे वो पर्चा बनता था। बहुत स्ट्रॉन्ग सख्त पर्चा है और बहुत सख्त और बड़ा कॉन्क्रीट एविडेंस है हमारे पास, पक्के सबूत हैं जिस पे पर्चा दर्ज किया गया है। और सिक्योरिटी का मसला वो स्टेट ने देखना है। पर हाँ, हैरानी होती है कि इस तरह के शख्स को जेड कैटेगरी सिक्योरिटी की ज़रूरत हो, वो ज़रूर हैरानी की बात है। वो आज तक क्यों दी गई है, 3 साल भी क्यों दी गई है, इसका जवाब तो सरकार ही दे सकती है। पर सर, अगर 2021 में आपके डीजीपी रहते हुए एफआईआर दर्ज हुई, मामले की छानबीन शुरू हुई, और अब 2025 आ गया है, बल्कि आधा साल ये भी गुजरने वाला है, तो भी इतना वक्त लग गया ऐसे मामलों में? आपको समझना पड़ेगा कि ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, बहुत ही शक्तिशाली शख्स हैं, और इनके हर जगह पे, चाहे जुडिशरी में, चाहे पुलिस में, ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिक्स में, इनका बहुत इन्फ्लुएंस है। तो किसी को भी
इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए और इनको रोकने के लिए बहुत से एक्स्ट्रा जुडिशियल, एक्स्ट्रा लीगल मींस अपनाए जाते हैं जो कि प्रोसेस को सारे को डिले करता है। जैसे मैंने कहा कि हमारी एसआईटी की रिपोर्ट 5 साल पड़ी रही पर खोली नहीं गई हाई कोर्ट में। अब क्या बात है, क्यों नहीं खोली गई, आप बताएं। इसका कोई जवाब देगा। मैं तो तभी बेनती कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब देखें कि 5 साल की रिपोर्टें बंद क्यों पड़ी रही। उसी तरह ये जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो टॉप इन्वेस्टिगेशंस हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशन हैं, क्योंकि हज़ारों बच्चे, हज़ारों परिवार बर्बाद हो गए पंजाब में, तो इसको अगर हम टॉप प्रायोरिटी ना दें और इसको अहमियत ना दें, इसको फौरी तौर पे इन्वेस्टिगेट ना किया जाए, तो ये जो क्राइम है, जो माफिया सिस्टम है, ये जो ड्रग्स हैं और करप्शन है, ये जो भूख है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। पर पंजाब ख़त्म हो जाएगा, देश हमारा बर्बाद हो जाएगा। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है और इसमें हर एक इंसान को, हर एक भारतवासी को, हर एक पंजाबी को, पंजाब के हर निवासी को आगे बढ़ के अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और इस चीज़ को रुकवाना चाहिए, इसके खिलाफ चलना चाहिए, तभी जाके ये रुक सकता है। ये बहुत अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट है और हम बिल्कुल एक समझिए खाई के एज पे खड़े हैं। वी आर एट द एज ऑफ अ क्लिफ। यहाँ से अगर हम गिर गए तो बचना बहुत मुश्किल है। आतंकवाद से हम निकल आए थे, पंजाब पुलिस ने बहुत बढ़िया काम किया था, पर यहाँ जो है ये तो पंजाब पुलिस में घुस चुके हैं, सिस्टम में घुस चुके हैं, जुडिशरी में घुस चुके हैं, पॉलिटिक्स में घुस चुके हैं, मीडिया में घुस चुके हैं, ब्यूरोक्रेसी में घुस चुके हैं। दे हैव इन्फिल्ट्रेटेड एवरी प्लेस। तो ये जंग कहीं ज़्यादा मुश्किल है। इसमें सारी जनता को, एक एक इंसान को सामने आना है, नहीं तो पंजाब बर्बाद होता दिख रहा है। और इसके बाद एज अ बॉर्डर स्टेट आगे हमारी देश भी, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। सर, जैसे मैं बार बार आम आदमी पार्टी का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी पॉलिटिक्स में करप्शन को दूर करने के मकसद से आई थी और कहते थे हम लोग बड़े अलग किस्म की राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, सरकार में ट्रांसपेरेंसी होगी, और 3 महीने का टाइम उन्होंने मांगा था 2022 में। लेकिन उसके बावजूद आप हालात देखिए, 3 साल लग गए उनको ये 1 महीने की कार्रवाई करने में। तो लेकिन इस दौरान आम आदमी पार्टी के अंदर भी कुछ एक नेता है जिन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाया था कि उनके ऐसे पुलिस ऑफिसर्स के साथ रिश्ते हैं जो ड्रग पेडलर्स के साथ, ड्रग माफिया के साथ जुड़े हुए हैं। कुंवर विजय प्रताप सिंह जो अमृतसर नॉर्थ से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, एमएलए हैं, जो कि पूर्व आईपीएस हैं, आप भी उनको अच्छे तरीके से जानते होंगे, उन्होंने आरोप लगाए थे राघव चड्ढा पर कि उनके ऐसे पुलिस ऑफिसर्स के साथ रिश्ते हैं। सर, उसके बावजूद मतलब जो पार्टी अलग तरह से काम करने के मकसद से आई थी राजनीति में, उनके नेताओं ने कुछ नहीं किया ऐसे नेता के खिलाफ और नकारा भी नहीं कि कुंवर विजय प्रताप सिंह ने गलत आरोप लगाए हों। मैम, ये आपने बहुत अहम एक बात कही है, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि हर पार्टी में कुछ ऐसे आंसर हैं जो कि ड्रग माफिया से, ड्रग सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं। छानबीन के लिए हमें हाई कोर्ट ने हमारी ड्यूटी लगाई थी और हमारी रिपोर्ट सामने है। इनके सरकार आने के बाद क्या क्या हुआ है उसकी छानबीन होनी चाहिए, कौन कौन इन्वॉल्व है पता चलना चाहिए। पर यह ज़रूर है कि जिस तरह से ये जंग लड़ना, ये एक जंग है, इट इज़ अ वॉर अगेंस्ट ड्रग्स। जिस तरह से ये जंग लड़े जाना चाहिए वो वैसा नहीं हुआ है। जो बातें कही गई थी ऐसे नहीं किया गया है। ये करना चाहिए, इसको बहुत अहमियत से करना चाहिए, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए नहीं, देश को बचाने के लिए, जनता को बचाने के लिए, ड्रग से बचाने के लिए। इन ऑल सिंसेरिटी, मैंने शुरू में ही कहा था, इसमें सिंसेरिटी बहुत ज़रूरी है कि आप पूरे लगन से, निष्ठा से इस जंग को लड़ेंगे, तभी जाके ये खत्म होगा। दिखावे से और ऊपर ऊपर से कहने से कुछ नहीं होगा। पंजाब पुलिस में अफसर हैं, बहुत बढ़िया अफसर हैं जो कि ये जंग लड़ सकते हैं, जिन्होंने पहले लड़ा है। हमारे सिपाही तक बहुत लायक हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, पर उनको सामने लाना होगा। हर लेवल पे बढ़िया अफसर हैं, बड़े लोग हैं जो लायक हैं और काबिल हैं और करना चाहते हैं। पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ा, तब तो सिर्फ आतंकवाद था, तब तो सिर्फ टेररिज्म था। अब ये चीज बहुत ज्यादा फैल गया है। अब ड्रग्स है, क्राइम है, माफिया है, करप्शन है, एक बड़ा खतरनाक सा, जो कहते हैं कॉकटेल बन गया है, बहुत डेंजरस। जैसे आपने आतंकवाद की बात की, 92 में आपने बड़े बड़े 3 आतंकवादियों का खात्मा भी किया है जब आप लुधियाना और फिरोजपुर में एसएसपी के पद पर तैनात थे। तो
आपको लगता है कि खालिस्तान फिर से कहीं ना कहीं, खालिस्तानी मूवमेंट पंजाब में सिर उठा रही है? हमने अमृतपाल सिंह का मामला देखा, डिब्रूगढ़ में वो बंद है, उसके 7 साथियों के ऊपर से एनएसए हटाया गया और उसको पकड़ने में कितनी मशक्कत हुई थी। 30-40 दिन तक पंजाब पुलिस उसको जगह जगह ढूंढ रही थी, जबकि वो पंजाब में छिपा बैठा था। सेंट्रल फोर्सेस वहां पर आई, तब कहीं जाकर वो पकड़ा गया था। तो और ये आरोप भी लगते रहते हैं सर आम आदमी पार्टी पर। पन्नू हर दूसरे दिन एक वीडियो जारी करता है कि उसने 133 करोड़ रुपए इनको दिए। तो आपको लगता है कि 2027 के चुनाव को जीतने के लिए कहीं फिर से खालिस्तानियों को हवा दे रही है आम आदमी पार्टी? मैम, ऐसा है कि कई बारी इस चीज को, खालिस्तान को या किसी भी मसले को पॉलिटिक्स के लिए या पॉलिटिकल एंड्स के लिए इस्तेमाल किया गया है, जो कि बहुत खतरनाक है। पर मैं एक पुलिस अफसर, एक प्रोफेशनल होने के नाते कहूंगा कि हमें ये देश के लिए, पंजाब के लिए बड़ा खतरनाक है। इस तरफ बिल्कुल किसी को नहीं जाना चाहिए। और जैसे आप किसी कमरे को ले लें, किसी मकान को ले लें, अगर आप उसको खाली छोड़ दें और 3 महीने, 6 महीने, साल बाद जाएं, वहाँ जाले लग जाएंगे, वहाँ कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू सब आ जाएंगे। उसी तरह अगर आप सही तरीके अपने अमन शांति, लॉ एंड ऑर्डर को, क्राइम को नहीं टैकल करेंगे, तो इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, इनको आप खालिस्तानी कह लीजिए, इनको माफिया आजकल जो हैं, दे आर बेसिकली माफिया। दे आर मोर माफिया विद द हेलो ऑफ खालिस्तान। ये हमारे ज़माने में जो थे, उनको एक ब्रेन वॉश किया गया था कि आप किसी कॉज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आप किसी कारण से लड़ाई लड़ रहे हैं, आप बहुत बड़े एक महत्वपूर्ण कारण से लड़ाई लड़ रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं। क्योंकि हमारे उनसे कईयों से बात हुई जो टॉप लीडर्स थे। बाद में उन्होंने कहा कि हम गुमराह थे, हम डायरेक्शन लेस, हमें गलत रास्ते पे लिया गया, हमें ब्रेन वॉश किया गया था, हमने गलती की। नहीं तो पंजाब जैसा स्टेट जहाँ पे इतनी खुशहाली है, सब कुछ है पंजाब में, यहाँ पे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और जो सिख कम्युनिटी, सरदार कम्युनिटी, ये पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड है। तो खालिस्तान नाम की कोई चीज़ है नहीं, सही मायने में पंजाब में कोई नहीं चाहता। क्योंकि इस दौरान जिस तरह से चोरी, डकैती, क्रिमिनल्स, औरतों के साथ बलात्कार, जाति जो होता रहा, कोई नहीं चाहता वो नाइटमेयर को, वो उस तरह का हालात दोबारा पैदा, कोई पंजाबी नहीं चाहेगा, ना पंजाब में ना बाहर। जो ज़रूरत है वो बैठ के हर चीज़ पूरी की जा सकती है, चाहे वो रिस्पेक्ट हो, अमन हो, शांति हो, डेवलपमेंट है, ग्रोथ है। पर आज के तरीके में सही तरीके से पंजाब में जो चीज़ें चाहिए कोई देख नहीं रहा है। और यहाँ पे खालिस्तान नहीं, ये क्राइम है, ये माफिया है जो खालिस्तान का नारा उठा रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वो कौन है वो सब जानते हैं, पर उनको रोकना ज़रूरी है। सर, अभी आप 3 साल पहले रिटायर हुए हैं। जब आप जॉब में थे तब की कानून व्यवस्था और अब पिछले 3 साल की कानून व्यवस्था में कोई फर्क पाते हैं? मैम, तब भी कुछ गंभीर हालात पैदा हुए थे, क्योंकि जो मैं कुछ देर के लिए रहा, तब भी एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था लुधियाने में, कचहरी में। कईयों ने कोशिश की थी कि जैसे रिलीजियस सैक्रिलेज जो होता है, उस तरह के केस करने के उस टाइम पैदा किया, एंड वो सारा कुछ जानबूझ के किया जा रहा था। पर जनरली जो है हालात ऐसे नहीं थे, वो स्पेसिफिक कुछ इंस्टेंसेस हुए थे जो हमें पता है कौन कर रहा था और क्यों कर रहे थे, डिस्टेबलाइज करने के लिए। अब जो है एक डायरेक्शनलेस और ब्रेकडाउन है सिस्टम का, सिस्टेमिक ब्रेकडाउन है, सिस्टेमिक फॉल्ट है, जैसे कि ढांचा ही टूट चुका है, सिस्टम ही खत्म हो गया है। अमन शांति, कानून, पुलिस लगता है कि है ही नहीं, या उन्हें पता ही नहीं क्या करना है। तो जबकि ऐसा नहीं है, पंजाब पुलिस एक बहुत ही लायक, बहुत काबिल, बहुत बढ़िया फोर्स है। इनको सही दिशा दिखाई जाए, सही लीडरशिप दी जाए, तो ये कमाल, इन्होंने कमाल किया है और दोबारा कर सकते हैं। तो लीडरशिप की और डायरेक्शन की ज़रूरत है। हमारे टाइम पे जब हमने नौकरी ज्वाइन किया था, उस टाइम पुराने रिबेरो साहब थे, फिर केपीएस गिल साहब आए, फिर बेन सिंह जी आए, कांग्रेस के सीएम बने। तो इन्होंने तो हमें पूरा फ्री हैंड दिया, सपोर्ट दिया और सही डायरेक्शन दिया, जो कि हमने निभाया। जो हमारा फ़र्ज़ था, जो हमारी ड्यूटी थी, हमने पूरा निभाया। और जो हुआ सबके सामने है। आज वो दिशा, वो डायरेक्शन, वो फोकस वो दिख नहीं रहा है। तो ये टाइम है कि पब्लिक अपना आवाज़ उठाए और मांगे, सरकार से मांगे। पब्लिक के हाथ से बड़ी चीज़ है वो वोट।
वो सरकार से मांगे कि हमने आपको मौका दिया है, अब आप करके दिखाइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। अब देखते हैं सर कि पंजाब की जनता कैसे रिएक्ट करती है, क्योंकि अगर पंजाब की जनता को फैसला करना है तो सबको लगता है चुनाव में ही होगा, लेकिन उससे पहले भी जनता सड़कों पर उतरती है, लोकतांत्रिक अधिकार है उनका प्रोटेस्ट करना। तो इस मुद्दे पर भी तो प्रोटेस्ट कर सकती है पंजाब की जनता, उनको सड़क पर आना चाहिए और भगवंत मान सरकार से सवाल पूछने चाहिए कि 3 साल लग गए ये कार्रवाई करने में, पहले क्यों नहीं हुई कार्रवाई? लाखों युवा सर नशे के दलदल में धंस चुके, परिवार बर्बाद हो चुके हैं, उस तरफ सोचने की जरूरत है। और जनता में बड़ी ताकत होती है सर, जनता किसी की भी गद्दी हिला सकती है। तो अब देखते हैं पंजाब के लोग भगवंत मान सरकार की इस कार्रवाई को किस तरह से लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। धन्यवाद। सर आपने समय निकाला, इस महत्वपूर्ण विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।